चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पहला विकारी शब्द संज्ञा के बारे में। पहला जो विकारी शब्द है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, संज्ञा। हिंदी में 4 विकारी और 4 ही अविकारी शब्द है। पहला जो विकारी शब्द है संज्ञा, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, के प्रकार कितने हैं, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस शब्द की व्युत्पत्ति देखें कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है। व्युत्पत्ति अगर देखें इस शब्द की, तो ये शब्द बना है सम प्लस या से। सम उपसर्ग है और ज्ञा यहाँ प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है। अगर हम सम का अर्थ देखें, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो इस शब्द का अर्थ है सम्यक, और इसका अर्थ है क्या का अर्थ है ज्ञान करवाना। अगर इसका हम थोड़ा सरलीकरण देखें तो समय का अर्थ होता है अच्छी तरह। समय का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह, यानी किसी शब्द का अच्छी तरह ज्ञान करवाना संज्ञा है। किसी शब्द का अच्छी तरह ज्ञान करवाना संज्ञा है। ये इसका व्युत्पत्ति हो गया और ये इसका अर्थ हो गया। का अर्थ क्या है, ये हो गया। और अगर हम सही तरीके से देखें तो किसी शब्द का इस शब्द का अच्छी तरह ज्ञान करवाना। किसी शब्द का अच्छी तरह ज्ञान करवाना संज्ञा है। ये इस शब्द का व्युत्पत्ति और अर्थ है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, उसका अपना एक नाम होता है। अगर नाम है तो उसका अर्थ है वो संज्ञा है। बेनाम इस ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक स्थान का अपना नाम होता है। अगर किसी का नाम है तो वो संज्ञा मानी जाती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु संज्ञा है, चाहे उसमें प्रकार कोई भी हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे जातिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, वो एक अलग बात है। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु संज्ञा है। अगर हम संज्ञा के व्याकरणिक नाम को देखें, उसका व्याकरणिक नाम क्या है। व्याकरणिक अर्थ होता है नाम। इसका व्याकरणिक अर्थ है संज्ञा का, वो क्या है, नाम है।
अगर किसी वस्तु का नाम है तो इसका अर्थ है वो संज्ञा है। तो इसका व्याकरणिक अर्थ है संज्ञा का, वो क्या है? नाम है। शाब्दिक अर्थ तो हमने यहाँ पर देखा है अलग अलग। जैसे व्युत्पत्ति सम प्लस ज्ञा से हुई है। सम का अर्थ है समेक, अच्छी तरह। ज्ञा का अर्थ है ज्ञान करवाना, किसी शब्द का अच्छी तरह ज्ञान करवाना। अच्छी तरह कैसे? जैसे मैंने एक शब्द ले लिया शेर। अब शेर हमारे सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी इसकी आकृति, आकृति यानी बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे शेर नाम लिया, शेर हमारे सामने नहीं है, फिर भी शेर की आकृति, शेर का चित्र, शेर का बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। और उस बिंब के जरिए ही हम उस की पहचान करते हैं। उसकी क्या करते हैं? पहचान करते हैं। अगर बिंब नहीं बनेगा तो हम किसी भी वस्तु की पहचान नहीं कर सकते। और बिंब बनना, इसका अर्थ है अच्छी तरह। बिंब का बनना अर्थ होता है अच्छी तरह। किसी वस्तु का व्यक्ति के मस्तिष्क में बिंब, उसकी आकृति अगर उकेरित होती है, बनती है, तो हम उस वस्तु को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। जैसे मैं ये बात कहूं कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान, तो हमारे सबके मन में एक चित्र बनेगा, एक बिंब बनेगा कि रोहित शर्मा है। क्योंकि उस चीज को हम जानते हैं, पहले से पहचानते हैं, और पहले से ही उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित है। अगर मैं ये कहूं आपको कि कनाडा की टीम का, क्रिकेट टीम का कप्तान, अब कनाडा की टीम के क्रिकेट टीम का जो कप्तान है, उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमने उसको पहले से देखा नहीं है। हम उसका सही तरीके से ज्ञान नहीं करवा सकते उस शब्द का। तो संज्ञा का अर्थ है किसी शब्द का अच्छी तरह ज्ञान करवाना। और इसका जो व्याकरणिक अर्थ है वो है नाम। व्याकरणिक अर्थ क्या है? नाम है संज्ञा का। संज्ञा शब्द को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि से परिभाषित किया है। एक हम सामान्य परिभाषा यहां पर लिखते हैं। सामान्य परिभाषा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, दशा और भाव के नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, दशा, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे मैंने एक लिख दिया यहां पर, जैसे ताजमहल, जैसे कपड़ा, जैसे फल, जैसे अनार, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? वस्तु है। क्या है?
वस्तुओं के नाम है, इनमें कोई ना कोई संज्ञा है, चाहे व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, वो एक अलग बात है। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ये क्या है? ये प्राणी हैं, यानी प्राणियों के नाम है। इसका मतलब इनमें भी संज्ञा है। जैसे उदयपुर, जयपुर, सीकर, ये क्या है? ये स्थान है, के स्थान। जैसे उत्साह, सुख है, दुख है, ये क्या है? ये भाव है। ये क्या है? भाव है। इनका भी अपना एक नाम है। तो चाहे कोई वस्तु का नाम हो, चाहे किसी प्राणी का नाम हो, चाहे कोई स्थान का नाम हो, या फिर कोई वस्तु के दशा या भाव के नाम हो, उनमें संज्ञा मानी जाती है। जैसे ताजमहल, कपड़ा, फल, अनार, ये वस्तु के नाम हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ये प्राणियों के नाम हैं। जैसे जयपुर, उदयपुर, सीकर, तारानगर, चूरू, ये क्या है? स्थान के नाम हैं। सुख, दुख, उत्साह, उमंग, जोश, ये सब क्या है? ये भाव है, ये दशा है। तो इनको क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। प्रकार कौन सा है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, उन पर अगर हम चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। संज्ञा के प्रकार। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन प्रकार माने जाते हैं। कुछ विद्वान हैं दो प्रकार मानते हैं, लेकिन उस चीज पर सभी विद्वान एक राय नहीं है। हम अंत में उन पर भी चर्चा करेंगे कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दो प्रकार माने हैं संज्ञा के। अधिकांश विद्वानों की जो राय है वो ये है कि संज्ञा तीन प्रकार की मानी जाती है और ये ही सही माना गया है। हमारे हिंदी की जो पहली व्याकरण जिन्होंने लिखी थी, गुरु कामता प्रसाद ने संज्ञा के तीन प्रकार माने थे। डॉक्टर हरदेव बहारी जो हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने भी संज्ञा के तीन ही प्रकरण माने थे। कुछ ऐसे विद्वान आ गए थे बीच में जिन्होंने अपनी समझ के आधार पर मोटे तौर पर संज्ञा का जो वर्गीकरण किया था, उसमें दो ही प्रकार माने थे। उन्होंने क्या, दो ही प्रकार माने थे। उन पर भी हम अंत में चर्चा करें। लेकिन कोई भी बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे यूपीएससी हो, उसमें संज्ञा के तीन ही प्रकार माने हैं। जो गवर्नमेंट की जो हमारे विद्यालय में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आती है, उसमें भी संज्ञा के तीन ही प्रकार है माने गए हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक। विद्वानों ने इसके दो प्रकार माने हैं जातिवाचक के। एक तो है समुदायवाचक, और एक है
द्रव्यवाचक। जातिवाचक के दो प्रकार माने। कुछ विद्वान ये भी इनको अलग से पढ़ाते हैं, इनको अलग से प्रकार मानते हैं, लेकिन मूलतः जातिवाचक के दो प्रकार है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इसके बाद तीसरा है, वो है भाववाचक। ये संज्ञा के तीन प्रकार है, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक के दो उपभेद माने गए हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, और फिर भाववाचक। ये संज्ञा के तीन प्रकार माने गए हैं और यही सत्य है। ये दो उपभेद हैं, उपभेद हैं इसके जातिवाचक के, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक नंबर की, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम का बोध करवाने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर नाम आना चाहिए, यानी एक सामान्य परिभाषा इसकी लिखें, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, स्थान विशेष तथा वस्तु, वस्तु विशेष, वस्तु विशेष के नाम का, नाम का बोध, नाम का बोध करवाने, करवाने वाली संज्ञा को यह को व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम का बोध करवाने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, और चाहे वो वस्तु का नाम हो, पर्टिकुलर अगर कोई नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो क्या मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि किसी आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता है, किसी आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता है, वह वस्तु जो अपने आप में एक हो तथा उसका किसी भी आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। हम इसकी एक दो बातें लिख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे, कुछ विशेष बातें लिखेंगे इसके बारे में। पहली है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती है। हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में और भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये बात पढ़ते हैं। लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये बात ठीक है, लेकिन वो सदैव नहीं, प्राय प्राय एक वचन में प्रयुक्त होगी। इस शब्द का महत्व है। कई बार एग्जाम में आउटलाइन आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। नहीं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त नहीं होती है। वो प्राय करके हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे वो एक वचन में होंगे, लेकिन सदैव सभी ऐसे उदाहरण नहीं हो सकते कि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी नहीं हो सकती कि वो एक वचन में प्रयुक्त हो, बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी सदैव, और नहीं, जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन में आएगी और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आएगी, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देखता हूं कि पंडित नेहरू देश के पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे, ये मैंने लिख दिया। अब अगर हम बात करें कि पंडित नेहरू में कौन सी संज्ञा है, हम ये कहेंगे कि इस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये शब्द है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंगित करता है, उसकी ओर संकेत करता है, तो इसका मतलब है इस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आप अंत में देखो, थे, इसके साथ जो क्रिया आई है वो बहुवचन में आई है, एक वचन में तो नहीं आई। होना ये चाहिए था कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री था आना चाहिए, एक वचन के लिए था। अगर एक वचन पुल्लिंग है तो उसके लिए था, एक वचन स्त्रीलिंग है उसके लिए थी। अगर थे आ रहा है तो इसका मतलब है कि कर्ता है वो बहुवचन में है, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, कर्ता के अनुसार। लेकिन कर्ता तो यहां पर एक ही वचन में है, पंडित जवाहरलाल या पंडित नेहरू एक ही वचन में है, लेकिन फिर भी यहां पर क्रिया है वो बहुवचन में आ रही है। इसका अर्थ यह है कि प्राय करके व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है। यहां पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। किसमें प्रयुक्त हुई है? बहुवचन में। आदरणीय जो शब्द होते हैं उनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में आती है, चाहे वो एक वचन में क्यों ना हो, वो बहुवचन में क्रिया लाते हैं। जैसे कोई भी इस प्रकार का आप लिख सकते हो। अब मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी पक्के देशभक्त थे। अब थे लिखूंगा, अब ऐसा तो नहीं लिख सकता कि पक्के देशभक्त था, नहीं लिख सकता, क्योंकि आदरणीय जो व्यक्ति है उसके साथ क्रिया हमेशा किस में आती है? बहुवचन में आती है। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे? व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो एक वचन में प्रयुक्त होती है, फिर यहां पर ये जो क्रिया है वो बहुवचन में कैसे आई? तो अगर आउटलाइन इस प्रकार की हो एग्जाम में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, वो गलत है। प्राय करके एक वचन में प्रयुक्त होती है।
एक बात सत्य। अब हम देखते हैं दूसरी बात। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या मूर्त रूप में होती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो मूर्त होगी, अमूर्त नहीं होगी। या यूं कह सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मूर्त या दृश्य रूप में होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा मूर्त होगी यानी दृश्य होगी, यानी हाँ आप उसको देख सकते हो। कई संज्ञाएं इस प्रकार की हैं कि जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था, यहां हमने देखा है। अब आप सुख है, दुख है, उत्साह है, इनको देख सकते हो क्या? अब कोई आदमी सुखी है तो आप आदमी को देख रहे हो, उसके सुख को थोड़ी देख रहे हो कि ये आदमी सुखी है। हाँ एक आदमी हंस रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये तो सुखी सुखी आदमी है, लेकिन हम देख तो उस आकृति को रहे हैं, आदमी की आकृति को देख रहे हैं। यानी ये जो संज्ञा है वो अमूर्त है, अदृश्य है, इसका कोई आकार नहीं है। और यहां हमने पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो दृश्य है, उसका आकार है, मूर्त है। दृश्य का, मूर्त का मतलब उसका आकार है, उसका क्या है? आकार है। जैसे कोई भी चीज ले लो, चाहे मैंने एक चीज ले ली, जैसे हिमालय ले लिया, हिमालय पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका आकार है कि नहीं है? आकार है, हिमालय का अपना एक आकार है, उसे हम देख सकते हैं, वो दृश्य है, मूर्त रूप है उसका। जैसे मैंने एक व्यक्ति का नाम लिख दिया, जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने राम लिख दिया, तो राम नाम के व्यक्ति को देख सकते हैं। जैसे मैंने एक पुस्तक का नाम लिख दिया गीता, तो इन चीजों को, इन वस्तुओं को, इन प्राणियों को हम मूर्त रूप में देख सकते हैं, यानी दृश्य है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा मूर्त है या अमूर्त है, दृश्य है या अदृश्य है। मूर्त का मतलब दृश्य होता है, यानी जिसका आकार बनता है वो मूर्त रूप में होगी। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मूर्त दृश्य रूप में होती है, उसका कोई ना कोई आकार होगा जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पहचान की, दो बातें तो हमने यहां पर लिख ली है, एक बात और लिख लेते हैं। तीसरी बात और लिख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में एक ही होती है। उसका उसका किसी भी आधार पर
आधार पर वर्गीकरण वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में एक ही होती है, उसका किसी भी आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। एक है तो उसका वर्गीकरण कैसे करोगे? पर्टिकुलर अगर इस संसार में एक ही वस्तु है ऐसी, तो उसका तो वर्गीकरण होगा ही नहीं। एक नाम की कई वस्तुएं हो सकती है। जैसे मेरा नाम भगवानाराम है, तो मेरे नाम भगवानाराम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। मैं अपनी जगह एक हूं, अगले अगली अपनी जगह एक है। तो उसका हम किसी भी आधार पर वर्गीकरण नहीं कर सकते। वर्गीकरण का मतलब है, जैसे मैंने एक पर्वत लिया। जैसे पर्वत का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे उसका वर्गीकरण हमें समय के आधार पर कर सकते हैं, प्राचीन पर्वत है, नवीन पर्वत है। लंबाई के आधार पर कर सकते हैं, लंबा पर्वत है कि ऊंचा पर्वत है कि चौड़ा पर्वत है। इस प्रकार से कर सकते हैं ना। जैसे मैं एक गाय शब्द लिखा यहां पर है, तो गाय शब्द का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे काली गाय है, जैसे लाल गाय है। जैसे कद के आधार पर भी कर सकते हैं, लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है, बोनी है। तो इस प्रकार कद के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप किसी भी आधार पर वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज ही इस संसार में एक ही है। पर्टिकुलर उसका नाम होगा। जैसे मैं यहां पर एक नाम लिख दूं, ताजमहल। अब ताजमहल में क्या है? ताजमहल। अब ताजमहल में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब पर्वत में जातिवाचक है, गाय में जातिवाचक है। इसका तो हमने वर्गीकरण कर दिया, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है इनमें, तो इसलिए इनका हमने वर्गीकरण कर दिया। अब ताजमहल है, ताजमहल में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ताजमहल का आप वर्गीकरण कैसे करोगे? वर्गीकरण तो तब किया जाता है ना, जब उसके समान कोई दूसरी वस्तु इस ब्रह्मांड में मौजूद हो। अब ताजमहल इस ब्रह्मांड में है ही एक, तो आप उसका वर्गीकरण करो कैसे? अब गाय का वर्गीकरण हमने इस आधार पर कर दिया, क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गाय हैं। कई ब्लैक कलर की है, कई लाल कलर की है, कई वाइट कलर की है, कई बड़े सींगों की है, कई छोटे सींगों की है, कई ऊंचाई में बहुत ज्यादा ऊंची गाय होती है, कई मतलब बौने कद की होती है। पर्वत का भी हमने इस पर्वत दुनिया में बहुत सारे हैं, उसका भी हमने समय के आधार पर वर्गीकरण कर दिया कि प्राचीन पर्वत है, नवीन पर्वत है, लंबा पर्वत है, छोटा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। तो इस पर, लेकिन इसका तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस नाम की कोई दूसरी वस्तु संसार में नहीं है, तो इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसी भी आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में एक ही होती है। ये भी इसकी एक विशेषता है, और अक्सर इस प्रकार की बातें एग्जाम में पूछी जाती है। आज हमने अगर बात करें तो संज्ञा प्रकरण को शुरू किया था हमने, और विकारी शब्द पढ़ रहे हैं हम। विकारी शब्दों को आज से शुरू किया हमने। 4 विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और 4 ही अविकारी होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला जो विकारी शब्द था संज्ञा, संज्ञा की व्युत्पत्ति हमने देखी है कैसी हुई है कि सम उपसर्ग है और ज्ञा प्रत्यय है, और इनका अपना एक अर्थ है। वैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द का अच्छी तरह से ज्ञान करवाना, और किसी शब्द का अच्छी तरह से ज्ञान तब होता है जब उस शब्द की आकृति हमारे मस्तिष्क में बनती है। अगर हमारे मस्तिष्क में किसी शब्द की आकृति या उसका बिंब नहीं बनता है, तो हम उस शब्द को अच्छी तरीके से पहचान नहीं सकते। इसके बाद हमने देखा कि संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ क्या है। तो संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ होता है नाम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
इसके बाद एक सामान्य परिभाषा है, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, दशा और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, ये नाम। संज्ञा के प्रकार विद्वानों की जो एक राय थी वही हमने लिखा है। 3 प्रकार माने गए हैं, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। जातिवाचक के 2 उपभेद माने गए हैं, समुदायवाचक है और द्रव्यवाचक है। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष तथा वस्तु विशेष के नाम का बोध करवाने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर उसका नाम होना चाहिए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती है, सदैव नहीं होगी, ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। इन चीजों को हमने यहां पर देखा भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, मूर्त रूप में होती है, अमूर्त अदृश्य नहीं होगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में एक ही होती है, उसका किसी भी आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बाकी संज्ञा के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।